आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SR द एक्सपर्ट में। अगर चैन से सोना है तो अभी जाग जाएं, इमीडिएटली इस वीडियो को देखें और इमीडिएट एक्शन लें है, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि आपका पैसा खा रहे हैं, चबा रहे हैं और आपके इन्वेस्टमेंट के पूरे प्लान को फेल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जनरली जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म का टाइम होराइजन लेके चलते हैं, 5 साल 10 साल का, जहाँ पे हम सोचते हैं उसके बाद में मेरा पैसा इस तरह से मुझे कमा के देगा कि ये मेरे लाइफ टाइम में जो मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो बचाया है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करी है या फिर एक पैसे को बड़ा होने के लिए जो टाइम दिया है, तो वो मेरे को उस टाइम पे मदद करेगा। लेकिन ऐसे में अगर आपने गलती से गलत म्यूचुअल फंड ले लिया, देखिए म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। जिस तरह से मार्केट के डायनामिक्स बदलते रहते हैं उसी तरह से म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस बदलती रहती है। इसलिए हमको टाइम टू टाइम अपने म्यूचुअल फंड को रिव्यू करना बहुत जरूरी है और वहां से स्विच करके सही म्यूचुअल फंड में भी जाना पड़ता है अगर मेरा म्यूचुअल फंड ढंग से काम नहीं कर रहा है। तो आज मैं जल्दी से आपको कुछ म्यूचुअल फंड्स के नाम बताने वाला हूं जो आपका पैसा बिल्कुल चबा रहे हैं। अगर आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टेड है तो डेफिनेटली इमीडिएट बेस पे एग्जिट करें। तो पहली इस सीरीज के अंदर में जिन फंड्स को मैंने पिक करा है कैटेगरी, वो है डिविडेंड यील्ड फंड और ELSS कैटेगरी के म्यूचुअल फंड। यहां पे आपको क्या करना है तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर में मैं आपको वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड बता रहा हूं। ये किस तरह से आपका पैसा खा रहे हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। सीधा फंड के नाम के ऊपर में आते हैं। देखिए डिविडेंड यील्ड फंड कैटेगरी में से आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड और UTI का डिविडेंड यील्ड फंड यहां पे चुना गया है, क्योंकि दोनों के दोनों 1 स्टार रेटिंग के अंदर में आते हैं। 1 स्टार रेटिंग का मतलब क्या है कि ये वर्स्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड जो कि मार्केट के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंगली अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। जहां पे इन्होंने कमा के देना है वहां पे ये बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। देखिए कई लोग हैप्पी होंगे UTI डिविडेंड फंड की अगर 5 साल की मैं यील्ड देखूं तो 8% के अराउंड की यील्ड दिखती है, जो कई लोग सेटिस्फैक्टरी मान सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि इसने किस तरह से आपके पैसे को करा, 7%, 6%, 5%, 8%, बहुत ही बेयर मिनिमम साइड पे आपको रिटर्न्स प्रोवाइड करी है। आदित्य बिरला सन लाइफ डिविडेंड यील्ड फंड ने 1 साल में 10%, 2 साल में 5%, 3 साल में -1% और 5 साल के अंदर में 4%। ये सारे के सारे 1 साल को नहीं डिनोट करते, CAGR होते हैं, पर ईयर की परफॉर्मेंस को डिनोट करते हैं। मतलब अगर मैं 4% बता रहा हूं, एब्सोल्यूट टर्म में 20% की रिटर्न होगी, लेकिन वो 4% पर ईयर के हिसाब से मूवमेंट करी है। तो यहां पे आपका पैसा किस तरह से बर्बाद हुआ है मैं उसको दिखा दूं। अगर आपने 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करी होती तो आपको 1 साल के अंदर में आदित्य बिरला फंड 998 रुपए ही कमा के देता और 5 साल के अंदर में सिर्फ 2,075 रुपए की कमाई हुई होती आपकी 10,000 रुपए को 5 साल तक इनके पास ब्लॉक करने के लिए। जबकि यहीं पे UTI का डिविडेंड यील्ड फंड आपको देता 4,070 रुपए 5 साल के अंदर में और 1 साल में 700 रुपए की रिटर्न आपको प्रोवाइड करता है। अब आप सोचेंगे ये भी शायद मेरे काम का है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जितने भी म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर अवेलेबल है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए स्टैंडर्ड 1% का एक्सपेंस रेशो लिया है, क्योंकि 1% से कुछ फंड की एक्सपेंस रेशो 0.5% से स्टार्ट हो जाती है और कुछ की 2% तक के बीच में जाती है। अगर आपकी 1% को स्टैंडर्डाइज एक्सपेंस रेशो माना जाए, उसके अलावा अगर मैं इन्फ्लेशन लगाऊं इन सालों के अंदर में, जो पिछले 5 साल बीते हैं तो इन्फ्लेशन किस रेट से चला है, तो मैं बहुत ही एग्जैक्टली जाऊं तो 5.46% की एवरेज इन्फ्लेशन रेट रही है 2015 के से 2020 के बीच में। तो इस तरह से टोटल एक्सपेंस अगर मैं कॉस्ट लगाऊं, हर साल मेरे जो रुपए की कीमत अगर वो 5.5% में नहीं कमाता हूं तो मेरा रुपया अपने आप से ही उसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो जाती है। इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है। तो 5.5% प्लस 1% मतलब टोटल मिला के 6.46% मेरी कॉस्ट है। अगर मैं 6.46% पर ईयर के अकॉर्डिंगली नहीं कमा रहा हूं तो मैं अपने पैसे को बर्बाद कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होता है कि अगर मैं इसको 10,500 रुपए के ऊपर में 6.46% के हिसाब से वैल्यू लगाऊं 5 साल की, तो मेरी वैल्यू आती है 3,230 रुपए की। और जबकि आप देखिए आदित्य बिरला सन लाइफ फंड ने इस टाइम होराइजन के अंदर में मुझे 2,075 रुपए कमा के दिए। मतलब ये महंगाई को भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे 1,155 रुपए का नुकसान करवाया इसने है। और UTI डिविडेंड यील्ड फंड में थोड़ा सा मार्जिनली है, मतलब आपने सिर्फ 800 रुपए कमाए 10,000 रुपए को 5 साल के लिए इस फंड में देके। तो आप अगर यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं तो डेफिनेटली एग्जिट कर लीजिए। और ये तो फायदा तब दिख रहा है जब आपको रिटर्न्स में एक लमसम वैल्यू में बता रहा हूं, एक वन टाइम में सिप में इससे भी रिटर्न्स इनकी अवेलेबल है।
अब बात आते हैं ELSS कैटेगरी, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है जिसके अंदर में आप 3 साल से पहले एग्जिट नहीं करते, लेकिन आपको टैक्स का बेनिफिट प्रोवाइड करा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स के बेनिफिट अवेलेबल होते हैं, इसलिए काफी सारे लोग टैक्स बचाने के लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फंड बताऊं तो लगभग 8 से 10 फंड हैं जो आपके पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अगर मैं उनका नाम सीरियसली लूं, सीधा सीधा आपको दिखा दूं, आपको चार्ट दिखा देता हूं, आप नाम को रीड कर सकते हैं। HDFC का टैक्स सेवर फंड, निप्पॉन इंडिया का टैक्स सेवर फंड, सुंदरम डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, बड़ौदा का ELSS स्कीम फंड, फ्रैंकलिन इंडिया का टैक्स हील्ड फंड, HSBC टैक्स सेवर इक्विटी फंड, IDFC टैक्स एडवांटेज ELSS फंड, L&T का टैक्स एडवांटेज फंड, मोतीलाल ओसवाल का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड और क्वांटम टैक्स सेविंग फंड। ये सारे के सारे फंड है मार्केट के अंदर में जिनकी रेटिंग 1 स्टार रेटिंग के अंदर में चल रहे हैं या 2 स्टार रेटिंग के अंदर में चल रहे हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, अगर उसकी 1 या 2 स्टार रेटिंग होती है तो हम वहां पे दोबारा चेक इन भी नहीं करते कि वो आइटम कैसा होगा, मंगाने की सोचते भी नहीं। और ऐसी जगह पे आप अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई को लंबे टाइम में बड़ा होने के लिए दे रहे हैं। इनमें से कोई सा भी फंड आपको लंबे टाइम में पैसा कमा के नहीं दे रहा है, एक्सेप्ट एक मोतीलाल ओसवाल का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। थोड़ा मार्जिनली आपको 5 ईयर टाइम होरिजन में अच्छा लगेगा, लेकिन उसके अलावा 1%, 2% नेगेटिव रिटर्न 5% में चल रहा है। ये कंसिस्टेंट बेसिस में परफॉर्मर नहीं है ये कोई सा भी फंड। आप इमीडिएट बेसिस पे इनसे एग्जिट होने की सोचें। अगर यहाँ पे आप देखते हैं 1 साल के अंदर में सबने आपके पैसे को नेगेटिव करा है, 2 साल में भी काफी सारे फंड्स है जो नेगेटिव में चल रहे हैं। अगर आप खास करके निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड्स को देखो तो पैसे को डुबाने में लगा 3 साल के अंदर में लगभग 2,500 नेगेटिव के ऊपर में आपके रिटर्न्स को लेके जाता है। और यहाँ पे अगर मैं जैसे आपको बताया 5 ईयर्स की आपके एक्सपेंस की कॉस्ट को लगाऊं मैं यहाँ पे तो 3,230 रुपए की एक्सपेंस की कॉस्ट रहती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे HDFC टैक्स सेवर फंड में -835 रुपए का नुकसान होता है आपको, निप्पॉन इंडिया टैक्स सेवर फंड में 2270 रुपए का नुकसान, सुंदरम डाइवर्सिफाइड फंड के अंदर में आपको 190 रुपए का नुकसान, बड़ौदा ELSS फंड के अंदर में आपको 210 रुपए का नुकसान, 700 रुपए का नुकसान आपको HSBC टैक्स सेवर फंड के अंदर में होता है। IDFC के अंदर में आपको 335 रुपीज का थोड़ा सा एडवांटेज रहता है। HSBC टैक्स सेवर फंड में आपको 335 रुपए का एडवांटेज रहता है। HDFC टैक्स सेवर फंड के अंदर में आपके 1125 रुपए हालांकि बन पाते हैं, 790 रुपए का आपका एडवांटेज रहता है L&T टैक्स सेवर फंड के अंदर में। और मोतीलाल ओसवाल लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के अंदर में 1835 रुपए का एडवांटेज रहता है, 205 रुपए क्वांटम टैक्स सेवर फंड के अंदर में। ये सब इतने मिनिमल इनकम हुई है आपकी। अगर आप देखें 5 साल देने के बाद में आप 20% की भी रिटर्न नेट ऑफ वैल्यू पे में नहीं कमा पा रहे हैं, तो एक बहुत ही लो रेटेड परफॉर्मेंस है। वहां पे भी कंसिस्टेंसी बहुत डूबी हुई है और आगे भी कंटिन्यूस बेस पे आपके पैसे को डुबो सकते हैं। तो डेफिनेटली इन फंड से इमीडिएट बेस पे आप एग्जिट करें। और देखिए ELSS फंड सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए होते हैं। यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करने का जो सही तरीका होता है, आपने लंप सम में एक बार ही पैसा लगाएं या फिर उसको स्प्लिट भी करना तो 1 से 1.5 महीने के बीच में ही इन्वेस्टमेंट करके रुक जाएं। यहाँ पे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी लास्ट इन्वेस्टमेंट होती है वहां से 3 साल के पीरियड के लिए आपका लॉक इन कंटिन्यू रहता है। अगर आप सोचे कि मैं आज जनवरी 2020 से शुरू कर रहा हूँ, जनवरी 2023 तक मतलब दिसंबर 2023 तक 3 साल तक पे करूंगा और 1 जनवरी 2024 को निकालना चाहूंगा, तो आपके पैसे नहीं निकल पाएंगे। जबकि आप जनवरी 2020 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 साल के लॉक इन के बाद वो 2023-24 के अंदर में आप उस पैसे को निकाल पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान दें। और ELS फंड में अगर आपकी सिप चल रही है तो इमीडिएटली स्टॉप करें। जितना आपको टैक्स के अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट रहती है उतना ही इन्वेस्टमेंट करें। लमसम में कर सकते हैं या फिर क्वार्टरली कर सकते हैं, जिस तरह से करें, लेकिन सिप ना चलाएं कंटिन्यूस बेस में। ELSS फंड सिप चलाने के लिए नहीं होते हैं। खास करके ये फंड अगर आपके पास है तो आप इमीडिएटली स्टॉप कर दें सिप को, किसी दूसरे फंड में स्विच हो सकते हैं इनके पास में, इनके संग में डिस्कस करें और यहाँ से एग्जिट होने की सोचें। और अगर लॉक इन में फंसे हुए हैं तो अब कुछ नहीं हो सकता, एटलीस्ट सिप को रोक कर रखें और जैसे ही लॉक इन पीरियड खत्म हो तो यहाँ से एग्जिट कर लें। उम्मीद करता हूँ